लियो चौपाल, देख लियो चौपाल, रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, टाबरिया ने समझा वो जी। चौपाल देखने वाला सगला ग्रामीण भाई बहना ने राम राम सा खमा गणिसा भाई बहना जी चौपाल रमाई आप रोजीना नवा नवा विषय ले हताया करा और सावटी जानकारियां हासिल करा। उन्हीं प्रकार आज भी अपनी चौपाल रमाई आप एक न्यारो निर्वाड़ो और एक नवादू विषय ले हताया करस्या और खासा मैं तो चर्चा में करस्या। भाई बहना आपनो आज को विषय है ग्रामीण परिवेश और गांधी दर्शन। आप सगला जानो कि आज भी गांव की आत्मा है बा गांधी दर्शन ने बड़ी गहराई के साथ माने हैं और भी गांधी दर्शन के हिसाब से आपका जीवन ने जीवे है। आज भी सत्य और अहिंसा को बासो गाँव के मायने है। आज भी गांधी जी का राम जी है, इसका गाँव का रोम रोम के माई रमे है, गाँव की रेत का कण कण के माए राम जी रमे है। और आज भी गांधी दर्शन को जीव तो जागतो एक 4 पंक्तियों का माध्यम से मैं गाँव के मायने गांधी दर्शन की प्रकार विराजे आपके सामने प्रस्तुत करूं कि यहाँ काबिल लोग दरी चादर बिछाते हैं, यहाँ काबिल लोग दरी चादर बिछाते हैं और ना काबिल लोग सम्मान पाते हैं। अरे जहाँ शहर में मैयत को भी कांदा नहीं मिलता, मेरे गांव में तो छप्पर भी मिलकर उठाते हैं, मेरे गांव में तो छप्पर भी मिलकर उठाते हैं। सहकारिता साथ मिलजुल करके काम करवा के जिसकी प्रेम और भावना है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मत दे भगवान। सब संप्रदाय और जितना भी धर्मा का जिसका भेदभाव है बन भुलार सारा एकता के साथ प्रेम के साथ जी का गाँव रहे। आज भी गांधी दर्शन ने माने आज भी पर आप हताए कर जी की जानकारी ले रहा आपने पीछे पधारिया है राजस्थान महाविद्यालय की प्राचार्य महोदय है सुमन मौर्य जी जिका आपने बीच पधारिया है। आपको खूब खूब स्वागत है, घणो घणो आपरो आभार कि आप चौपाल स्टूडियो में पधारिया। और सौ पहली तो आप देखो करा तो गांधी जी के जीवन के बारे में बात कर तो सौ पहली तो गांधी जी को पूरा नाम हो मोहनदास करमचंद गांधी। मोहन ही नाम हो देखो जाए तो ए मोहन सु महात्मा तक पहुंचा और जन जन का आराध्य एक भगवान के समान बन गया। आज भी आदर के साथ लोग गांधी जी ने माने, आज भी बाका दर्शन जीवे। तो उनको गांधी जी को जो मोहन सु महात्मा तक को सफर हो बी का बारे में आप बताओ। जी बिल्कुल, गांधी दर्शन जो है वो देखा जाए तो आज जो एक सबके मन का पर्याय बन चुका है, यह एक जीवन शैली बन चुकी है। अब आपने पूछा कि मोहन से महात्मा कैसे बने गांधी जी, क्योंकि सत्य के साथ मेरे प्रयोग उसमें गांधी जी ने बहुत छोटी छोटी बहुत ही सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें जो है उन्होंने बताई कि मेरे जीवन में भी बहुत सारी खामियां थी, कमियां थी, मैंने उनको दूर किया। किस तरीके से दूर किया उसको उसकी विस्तृत विवेचना की। यहाँ तक कि उनकी जो पुस्तक है हिंद स्वराज में उसकी विवेचना की। हम बात करें कि वो मोहन से महात्मा कैसे बने, तो उनके पीछे एक जिंदगी का एक जो टर्निंग पॉइंट था, मोड़ बिंदु था, वो एक घटना साबित हुई कि जब वे जो प्रिटोरिया से ट्रांसवाल जा रहे थे तो मैरिट्सबर्ग एक स्टेशन आता है, वहाँ उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद उनको उतार के फेंक दिया जाता है, उनको धक्का दे दिया जाता है। तब उन्हें महसूस हुआ कि ये जो रंग भेद की नीति क्या होती है, अन्याय क्या होता है, अन्याय के खिलाफ कैसे हम आवाज़ उठा सकते हैं। उन सब को महज अपने दिमाग में बिठाते हुए फिर जब वे भारत आए तब वे उन्होंने देखा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो नृशंस हत्याकांड हुआ उसके बाद उनको उनके जीवन में एक मोड़ बिंदु आया और उन्होंने अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाई। और वहीं से फिर उन्होंने यह माना कि अब मेरा जो शस्त्र होगा वो सत्याग्रह होगा। और सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका से प्रारंभ किया और भारत के जो आंदोलन है उसमें भी उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग करते हुए, क्योंकि वे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, कर्मयोगी थे, राजनीति का आध्यात्मिकरण करना चाहते थे। यही कारण है कि उन्होंने मोहन से महात्मा तक की यात्रा, महात्मा बने, महात्मा की जो उपाधि है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको प्रदान की थी। और हम देख सकते हैं कि उनको महात्मा और राष्ट्रपिता या बापू जो है वो जन जन में उनके लोकप्रिय नाम हैं जिन्हें हम आज भी स्मरण करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जून 1907 से हम 2007 से नियमित रूप से अहिंसा दिवस के रूप में 2 अक्टूबर को मनाते आ रहे हैं।
तो यह एक गांधी जी को, जिनको कि प्रिटोरिया से ट्रांसवाल जाते वक्त उनको धक्का दे दिया गया था, उन्हीं की आदमकद प्रतिमा जो है मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर मौजूद है। और पूरा जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित 2 अक्टूबर को हम अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये एक बड़ा योगदान रहा है। एक सुमन जी के जब गांधी जी, आप बताया कि दक्षिण अफ्रीका के मायने के साथ आज दुर्घटना घटी, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका के मायने एक मानी जेड़ा वकील हा, बैरिस्टर हा, जिस टाइम का भाई एक सुटेड बुटेड ड्रेस के माय रिया करता, टाई लगाया करता, बिल्कुल अंग्रेजी कोट पहरा करता, पैंट तो बूट हुआ करता। लेकिन जब वह भारत के मायने आया तो बिल्कुल पगा के मायने खड़ाऊ पहन ली, एक लंगोटी शरीर पर लपेट ली, एक धोती ने ओढ़ ली, एक हाथ में लाठी ले ली, शुद्ध गांव को देसी बाबू है जखा का बाना का मायने आएगा। आ बान कठों प्रेरणा मिली या कई कारण हो कि गांधी जी वो सूटेड बुटेड आपको वातावरण छोड़ और एकदम धोती के माय आएगा। देखिए, जब गांधी जी भारत आए तो भारत दर्शन उनको करने के लिए उनके जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने कहा सबसे पहले कोई भी आंदोलन या किसी भी तरह यदि सुधार करना चाहते हो, भारत की पृष्ठभूमि को जानो, भारत दर्शन करो और देखो कि भारत में क्या क्या खामियां हैं। तो नोआखली से जब वो आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक जब आंदोलन चल रहा था उस दौरान वो एक घर में गए, तो घर में उन्होंने देखा कि एक जो महिला थी वो बाहर आई, तो उनसे पूछा कि आप भी शामिल हो। तो उस महिला ने यह कहा कि उनसे पूछा गया कि आप घर में कितने सदस्य हैं, तो बोले हम 3 सदस्य हैं घर में और हमारे पास केवल पहनने को एक ही धोती है, साड़ी है, और उसी को हम बार बार एक जना है जो बाहर निकलता है, उसके अलावा नहीं जाते। तो इस तरह जब उनके इस घटना ने उनके मनोमस्तिष्क पर इतना प्रभाव छोड़ा कि उन्होंने तभी से ये महसूस किया कि मैं जो ये वस्त्र है वो उतना ही जो कि तन ढकने के लिए जितना मेरे लिए आवश्यक होगा उतना ही मैं धारण करूंगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं लूँगा, नहीं धारण करूँगा। तो ये जो उनकी जो आज हम देख रहे हैं कि जो ऐसी भौतिकवादी जो जीवनचर्या हो गई है लोगों की, उस संदर्भ में जो सादा जीवन उच्च विचार जो उन्होंने ग्रहण किया, एक लोकल इज़ वोकल की बात की उन्होंने। आज हम वैश्विक युग में जी रहे हैं, उन संदर्भों में गांधी जी के जो सादा जीवन उच्च विचार वाले जो विचार हैं आज बहुत उपयोगी हो सकते हैं। आज हम बिल्कुल साधारण जीवन जिए, हमारी जो बोलते भी हैं कि हमारी आँखें जो हैं वो नज़रें जो है वो हमारे उद्देश्य पर हो, लेकिन हमारी निगाहें आसमान पे टिकी हो। तो हमारी जो सोच है, हमारी जीवन शैली है, वो एक प्रकार से उस तरह की होनी चाहिए। यानी कि एक परिवार के में 3 महिला, हमारे तीनों महिला का केवल एक धोती है, एक साड़ी है, और भाई बारी जखा ने बाहर निकलनू वह भाई बस साड़ी पैर रह जाए, बाकी घर के माए कहीं स्थिति में रहे। यानी कि दयनीय स्थिति भारत की देखी, बा महिलाओं की देखी, तो गांधी जी भी सुटेड बुटेड बालन छोड़ और देसी कुछ को बानू वो पहले। और बी के बाद में गांधी जी गांवन आर्थिक रूप से समृद्ध करवा के लिए, गांवन ने मजबूत बनावा के लिए एक चरखा आंदोलन छेड़ो साहब, और चरखा का माध्यम से गांधी जी खुद भी सूत काटता और लोगों ने भी प्रेरित करता, भी खादी आंदोलन खड़े हुए हो। और आज भी खादी बड़ी शौक के साथ पहनी जाइए, बड़ी गर्व और गुमेज के साथ पहनी जाइए, और खादी की देन है, गांधी जी की देन है। गांधी जी गांव का आत्मा ने समझी, अपनो जो विषय गांव ग्रामीण परिवेश और गांधी दर्शन। आपने राजस्थान को एक लोकगीत है, एक लुगाई है जगह को पति बिल्कुल कामचोर है और दुर्व्यसनी है, अब भी लुगाई ना आपको घर चलाना हो तो बस चरखा का माध्यम से आपको घर चलावे, और वह गीत गावे के भूमड़ चरखा भू मारा घर को मालक तू, अरे भूमड़ चरखा भू, कि हे चरखा तो भू भू कर चालतो रहे, और जे तू रुक गो तो मेरा घर की अग्रस्ती की गाड़ी है अभी पटरी से उतर जाएगी, क्योंकि मारो पति तो कमाओगे नहीं, मारे लिए तू कमा रही हो हे चरखा। तो वो चरखा के प्रति आदर और सम्मान जो लोगों का मन में पैदा करो वह गांधी जी करो। ये मामला में आपका कहीं विचार है? देखिए, गांधी जी का जो समस्त जीवन दर्शन है वह ग्राम स्वराज पर आधारित था। वह सर्वोदय चाह रहे थे। यही कारण है कि विनोबा भावे ने भी भूदान आंदोलन चलाया बाद में। तो चरखा जो है एक प्रतीक था, खादी एक प्रतीक है, और खादी के माध्यम से वो जन जन में चेतना जगाना चाहते थे। ईशोपनिषद में उन्होंने कहा है कि ईशो वास्य निषद ओम ईशो वास्य निषदम सत्कंचित जगत्याम जगत, अर्थात
हम यदि जगत के बारे में पहले सोचेंगे, यदि जगत सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इसके बारे में सोचेंगे, तभी जो है हमारी जो हम सही मायने में हम जो है आगे हमारा उदय मानेंगे, सभी का उदय मानेंगे। एक जो बिल्कुल जो साधन विहीन व्यक्ति है उस तक कैसे विकास की धारा जो है वो पहुंच सके। यही कारण है कि उन्होंने चरखा को एक आदर्श बनाया। ग्राम जो है उन्होंने ये माना कि जो गांव का विकास जो है वो जब तक नहीं होगा तब तक पूरे भारतवर्ष का विकास संभव नहीं है। तो यही कारण है क्योंकि महिलाएं जो है वो बढ़ चढ़कर भूमिका निभाती है। उनके आंदोलन जितने भी हम देख सकते हैं उसमें हम देख सकते हैं सविना अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे असहयोग आंदोलन हो, फिर बाद में भारत छोड़ो आंदोलन हो, उसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। और उसमें हम देख सकते हैं कि ये जो चरखा जो है वो एक जैसे उनका जो सिद्धांत है कि एक चक्र का सिद्धांत है। उसमें सबसे पहले एक व्यक्ति है, व्यक्ति कैसे समाज से जुड़ता है, समाज कैसे राज्य से जुड़ता है, राज्य कैसे राष्ट्र से जुड़ता है, और राज्य राष्ट्र कैसे एक विश्व के साथ जुड़ता है। तो वही जो संकल्पना है कि एक दूसरे से जुड़ने की एक संकल्पना, एक चरखे के समान जो है एक दूसरे से कैसे एक ओशियनिक सर्किल में जुटे रहें, डटे रहें, वही संकल्पना को उन्होंने अपने आंदोलनों के माध्यम से, समाज के माध्यम से और राष्ट्र के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास किया। एक सुमन जी बहुत अच्छी बात बताई आप, लेकिन गांधी जी अभी क्या करता कि भारत की आत्मा है इसकी गाँव के मायने निवास करे। अब भारत की आत्मा गाँव में किस प्रकार से बताइए हुए? देखिए, भारत की आत्मा निश्चित रूप से गाँव में निवास करती है, उन्होंने कहा। और यह बात उन्होंने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में भी कही है। और इंडियन ओपिनियन जो उनका न्यूज़पेपर प्रकाशित होता था उसमें 1925 में यंग इंडिया में भी उन्होंने बात कही है। क्यों? क्योंकि देखिए, ग्राम स्वराज की जो अवधारणा को लेके चले और उसको आगे बढ़ाए। आज जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 है जो कि पंचायती राज की बात करता है, वो कहीं ना कहीं उसमें गांधी जी की ही हम देख सकते हैं कि उन्होंने ही जो बात कही थी उसको हम उस तरीके से आज उनका सपना जो है, उनका मेरे सपनों का भारत कैसा होगा, उन्होंने बात कही तो यही कहा कि जो किसान है, मजदूर है, तो किसानों को उन्होंने माना कि किसान एक अन्नदाता है। एक एनजी रंगा थे, गंटूर से उन्होंने अध्ययन किया था और वो मिलते रहते थे गांधी जी से, और उनका ऑक्सफोर्ड से उन्होंने अध्ययन भी किया था। तो उन्होंने एनजी रंगा जी ने यही पूछा कि क्योंकि वो किसान पृष्ठभूमि से थे मूलतः, तो उन्होंने पूछा कि जब किसान अन्नदाता है और उसको अपनी ज़मीन और जोत का पूर्ण हिस्सा प्राप्त नहीं होता, उसको अपनी फसल का भी हिस्सा नहीं मिलता, तो उन स्थितियों में वो क्या खाएगा? तो ऐसा, और जब हम सारी खेती को सामूहिकरण कर देंगे, उसका कोई आत्मनिर्भर नहीं होगा किसान हमारा, उसका जीवन किस तरीके से चलेगा? और ये तो वही स्थितियां हो जाएंगी जो सोवियत संघ में हो गई थी। तो इस तरीके से तब उन्होंने यही कहा था कि जो गांव जो है हमारी आत्मा है, और किसान जो है उनकी हर इच्छा पूरी होनी चाहिए हिंद स्वराज में। और यहाँ तक कि 1944 की जब प्रार्थना सभा में जब वो भाषण दे रहे थे, तब भी उन्होंने यही कहा कि किसान जो है वो नेतृत्व के उसमें आने चाहिए, पोजीशन में आने चाहिए, उनको आगे प्रधानमंत्री तक के पद दिए जाने चाहिए, गवर्नर जनरल बनाया जाना चाहिए। इस तरह की बात जो है वो कही गई थी। यानी कि आज भी उसको ग्राम पंचायत को ढांचो है वो गांधी जी का दर्शन से प्रभावित है। बिल्कुल। आज गाँव के मैंने आर्थिक मजबूती की योजना में लाई जा रही है, स्कीमा लाई जा रही है, वे भी गांधी जी का दर्शन कोई हिस्सों है, गांधी जी कोई प्रभाव है। आप KG रंगा जी की बात करिए, जिसका आप अपना देश की बात छोड़ दो, विदेशों के माने भी लोग गांधी जी से बड़ा प्रभावित है। जी आप नेल्सन मंडेला देखा, नेल्सन मंडेला जी ने भी एक गांधी जी की उपमा दी गई। गांधी जी के मायने को कहीं देखो नेल्सन मंडेला जी के बाद दक्षिण अफ्रीका के मायने भी वही स्थान, वही मुकाम हासिल करे हो, उसको भारत के मायने अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हासिल करे। बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। क्योंकि गांधी जी, देखिए, गांधी दर्शन एक सीमित दर्शन नहीं था कि गांधीवाद, कोई खुद कहते थे कि गांधीवाद नामक कोई वाद नहीं है, और यह मेरा जो मैं आज जो कह रहा हूँ वो अगले ही पल हो सकता है मैं बदल दूँ। तो वो पहले खुद पे प्रयोग करते थे, फिर उसके बाद उसको लागू करने का प्रयास करते थे गांधी जी।
तो इस तरीके से हम देखें, उनकी चाहे कोई से भी विचार देख लीजिए, स्वच्छता, आज हम उनका जो स्वच्छता है, प्रार्थना है, तो स्वच्छता आज हम स्वच्छता दिवस के रूप में मनाते हैं, या स्वच्छता पखवाड़ा भी चलता है, या हम बात करें ग्राम स्वराज की तो वो भी चल रहा है। और साथ में यदि हम बात करें कि पर्यावरण के बारे में, वो बहुत बड़े पर्यावरणविद भी थे। उन्होंने, जैसे अथर्ववेद में कहा गया है कि जो पृथ्वी जो है वो सभी की इच्छाओं की तो पूर्ति कर सकती है, मतलब पृथ्वी को उन्होंने ये माना कि भगवान है। और गांधी जी भी यही कहते थे कि पृथ्वी जो है, धरती माता हमारी इच्छाओं और आकांक्षाओं की तो पूर्ति कर सकती है, लेकिन हमारी लालच की कोई पूर्ति नहीं कर सकती। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस तरीके से उन्होंने ये बात कही। साथ में देखिए, एक जो वृक्ष को लगाना, मत्स्य पुराण में कहा गया है कि एक वृक्ष को लगाना वो 10 जो पुत्रों के समान है, आपको उतना देगा जितना एक वृक्ष देगा। तो इस तरीके से उनके जो विचार हैं वो आज के संदर्भ में यदि देखें, चाहे दक्षिण अफ्रीका में देखो या आज हम देखें, उन्होंने जो जितने भी चाहे आश्रम बनाए, उनके जितने आश्रम थे, साबरमती आश्रम, जितने भी आश्रम थे, तो वो इसी आधार पे थे, वो एक तरह से ट्रेनिंग सेंटर्स थे। तो ये आज जो हम चल रहे हैं, उनकी शिक्षा योजना देखिए, उनकी हर तरह की जितनी भी योजनाएं, शिक्षा वर्धा शिक्षा योजना, यदि आज की हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति देखें तो वह पूरी की पूरी उसी की आधारशिला मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम त्रिसूत्रीय फार्मूला में सबसे पहले मातृ शिक्षा की जो बात की गई है कि जो उस तरीके की दी जानी चाहिए कि आपकी लैंग्वेज जो है मदर टंग होनी चाहिए, तो वो मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, या शिक्षा में आपका आत्मिक भौतिक सर्वांगीण विकास कैसे हो सके, शारीरिक विकास कैसे हो सके, आपका बौद्धिक विकास कैसे हो सके, हर तरह का उन्नयन जो है वो किस तरीके से हो सके, उसी की बात की गई है। यानी कि गांधी जी के दर्शन का जितना भी, हालांकि गांधी जी को बात को विरोध करियो कि गांधीवाद या गांधी दर्शन नाम की कोई चीज़ नहीं है, मैंने कद भी का मैंने परिवर्तन कर सकूं, लेकिन आज भी वो आदर्श से पूरा विश्व भी फॉलो कर रही है। और जठे जठे सारावाद फैल जाए, बट गांधीवाद यदि लागू करे तो निश्चित रूप से बिना सफलता मिले। सत्याग्रह एक यहाँ को बड़ो हथियार है कि हर आदमी, अगर बिना आपको आज भी आपने भारत के मायने कोई भी बात मनवानी हो तो सत्याग्रह सट कर ले, और सरकारान बात माननी भी पड़े और बातें माने हैं। वो गांधी जी को देश है, सत्याग्रह को देश है। और आपने बताया कि 2007 में आप अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनावा। एक मुख्य बात और है कि आपनो स्वच्छ भारत मिशन है, बिकॉज को वो लोगो है वो भी गांधी जी को चश्मो है। बिल्कुल, स्वच्छ भारत मिशन को जो लोगो है वो गांधी जी को चश्मो है। तो स्वच्छता के बारे में गांधी जी का कहीं विचार है? देखिए, स्वच्छता उनके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण आधार स्तंभ था। उन्होंने यही माना कि गंदे या मैले पैरों से कोई मेरे मनो मस्तिष्क में प्रवेश नहीं कर सकता। वो बाहरी आवरण या बाहरी जो व्यवस्था की ही स्वच्छता की बात नहीं करते थे, बल्कि लोगों के मनो मस्तिष्क भी मलिन नहीं होने चाहिए, गंदे नहीं होने चाहिए, उनमें विष नहीं घुले होने चाहिए, उनमें भी स्वच्छता होनी चाहिए। उन्होंने यही बात की कि स्वच्छता जो है वो, यदि हम स्वच्छ, अगर हमारा आसपास का परिवेश यदि शुद्ध होगा, स्वच्छ होगा, साफ होगा, तो हमारे अंदर जो आंतरिक जो उन्मिलन होगा, हमारे अंदर भी अच्छे विचार आएंगे, हमारा बौद्धिक विकास होगा, शारीरिक विकास होगा। तो हमें स्वच्छता पर सबसे ज़्यादा बल देना चाहिए। उनका स्वच्छता ही नहीं, बल्कि वो मानते थे कि आज हम योगा, प्रार्थना, और अभी कोविड काल में तो ये माना गया है कि सबसे ज़्यादा योगा पे बल दिया जा रहा है। बिल्कुल हम बैक टू नेचर की बात करें, यानी हम प्रकृति की ओर लौटते जा रहे हैं। तो प्रकृति की ओर लौटने के पीछे कारण भी यही है कि हम प्राकृतिक चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, और हम योगा, हमारी जो प्रार्थना, सुबह सुबह यदि हम अच्छे स्वच्छ वातावरण में यदि सांस लेंगे तो हम आगे तक हमारा विकास होगा। तो इस तरीके से उन्होंने ये भी माना कि नदियाँ जो है वो भी बहुत ज़रूरी है, वो स्वच्छ होनी चाहिए। किसी भी तरीके के नदी, तालाब, सरोवर हैं, वो स्वच्छ रहेंगे तो हमें स्वच्छ जल पीने को मिलेगा। तो उन्होंने हर तरह के आसपास के परिवेश को स्वच्छ रखने के लिए बल दिया गया। उसी को आज हम उसकी पालना भी कर रहे हैं। स्वच्छता आंदोलन जो है वो चरम पर है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक मौर्य जी आप बताया कि मन की स्वच्छता, तन की स्वच्छता के साथ भी कि मन की स्वच्छता भी होनी चाहिए। तो ये मन की स्वच्छता से कहीं यहाँ से कहीं मतलब है? देखिए, मन की स्वच्छता यानी कि आपके, उन्होंने ये देखिए उनके जो सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, उन्होंने ये माना कि हम हमेशा सत्य बोलें, झूठ ना बोलें, और
जो आज जो है धर्म के नाम पर लोग लड़ते हैं, एक जो वैमनस्यता फैली हुई है, विष फैला हुआ है, सामाजिक सौहार्द जो है वो कायम रहे, इस चीज़ पर उन्होंने बल दिया। किसी भी तरह का एक किसी को हम ऐसी भावना ना रखें कि किसी को नीचा दिखाएं या इस तरह के। तो उनका जो स्वच्छता या जो मन की स्वच्छता का या मन में निर्मलता का आशय यही था कि हमेशा हम दूसरों के प्रति अच्छा भाव रखें, सद्भाव से जो आगे बढ़ते जाएं। तो यही कारण था कि राजनीति का वो आध्यात्मिकरण चाहते थे। आज हम देख सकते हैं कि राजनीति में भ्रष्टाचार या किस तरीके से एक राजनीति जो है वो पीछे की ओर जा रही है। तो हम जो है राजनीति को आध्यात्मिकरण की तरफ ले जाएं, मतलब धर्म को उसमें वरीयता दें। उनका धर्म भी वैसा नहीं था, क्योंकि उन्होंने काफ़ी स्टडी की थी, बौद्ध धर्म पढ़ा था। तो उनका जो धम्म था, धर्म जो बौद्ध धर्म का जो धम्म है उसकी स्टडी की थी, अध्ययन किया था। उसमें धम्म की यही परिभाषा है कि अपासिन्वे बहुकयाने दया दाने सचे सोचे माधवे साधवे च धम, यानी हम सभी का कल्याण करें, सभी के बारे में अच्छा सोचें, सर्वोदय की भावना हो। सब जो पेरिफेरी में बैठा हुआ है, जो न्यूनतम साधन से विहीन व्यक्ति है, उसको भी हम आगे लेके आएं। और यही कारण है कि जो अगर स्वच्छ होंगे, स्वच्छता तभी आएगी जब हम जो है श्रम करेंगे, हम अपना जो जीवन है वो एक सदाचार में बिताएंगे। तो यही कारण है कि उनका ब्रेड लेबर थ्योरी जो थी कि एक जो वही रोटी खाएगा जो श्रम करेगा, तो श्रम का सिद्धांत भी इसी बात पर आधारित है। तो उनकी तो छोटी छोटी बातें थी, उनके बहुत बड़े ऐसे विचार नहीं थे, बस छोटी छोटी बातों को लेकर ही उनका एक जो गांधी दर्शन बन गया है, सत्य अहिंसा अस्त्य अपरिग्रह, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, जो कि किसी भी तरीके से हम संग्रहण ना करें, हम जो है न्यूनतम साधनों से काम चला सकें। एक बार की घटना मैं बताना चाहूँगी कि नेहरू जी उनसे बातचीत कर रहे थे, बातचीत करते करते उनसे पूरा लोटा जो है वो पानी का बिखर गया। तो उन्होंने कहा कि मेरा तो ये पानी वेस्ट हो गया, पानी ख़राब हो गया, पूरा एक लोटा ऐसे ही बिखर गया आपसे बातें करते करते। नेहरू जी ने कहा पूरी साबरमती आपके पीछे है और आप क्या इसकी चिंता कर रहे हो? तो बोले ये जो साबरमती है इस पर मेरा अधिकार ही नहीं है, पूरे भारतवर्ष का और आने वाली पीढ़ियों का इस पर अधिकार है। तो वो सतत विकास की भी बात करते थे, जिसकी बात जो है आज मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भी की जाती है। तो इस तरीके से समावेशी विकास की, सभी का विकास हो, सतत विकास की बात जो है गांधी जी की अवधारणा में देखी जा सकती है। यानी मौर्य जी आप बताओ कि जो गांधी दर्शन है कोई बड़ी बात को नहीं है, या छोटी छोटी जीवन की बातें हैं, बा बात ना फॉलो करा तो यानी कि गांधीवादी बन सका, हाँ गांधी का विचार ने जी सका। और आप धम्म की बात बताई, कई यानी कि सारगर्भित बातें बताई जी की वाकई में बहुत ही वंदनीय बातें हैं। एक गांधी जी की सामाजिक समरसता है, इको संदेश दियो कि कोई ऊंचो नहीं है, कोई नीचो नहीं है, कोई धर्म बेकार नहीं है, कोई धर्म ज़्यादा यहाँ नहीं है। तो असामाजिक जी गांधी जी को विचारों कि समाज कियन को होना चाहिए भी के बारे में गांधी जी का प्लान विचार है। मेरे सपनों का भारत उनकी जो पुस्तक थी उसमें उन्होंने बहुत अहम बात बताई कि सभी जो है, सभी का विकास तभी होगा जब हम मानवता हर एक व्यक्ति में मानवता के बिंदु को देखें। वो व्यष्टि को समष्टि में विलीन कर देना चाहते थे कि एक हम जो है, चाहे वो समाज हो तो समाज में महिलाएं हैं या जिस तरह का भी कोई भेदभाव ना हो, इस बात का ध्यान रखें। यही कारण है कि हमारा जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 17 है, अस्पृश्यता उन्मूलन है, या धार्मिक सौहार्द की जो भावना है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में निहित है। हमारी प्रस्तावना में भी पंथ निरपेक्षता की बात की गई है। तो वे गांधी दर्शन के मूल में केंद्रित बातें देखी जा सकती है। उन्होंने जो उनके विचार थे, हम देख सकते हैं कि आज हर एक व्यक्ति आत्मसात करना चाहता है और सामाजिक समरसता का जो ताना बाना आज जिसकी बहुत महती आवश्यकता भी है, जिसमें कि हम अपने जो विचार हैं, हम सामाजिक समरसता जो है उसको कायम करने की कोशिश करें। क्योंकि किसी व्यक्ति को ये जो है ऐसे सिखाने की वस्तु नहीं है, सामाजिक समरसता या सौहार्द की बातें जो है वो सिखाने की वस्तु नहीं है, बल्कि उसके लाइफ का एक जो जीवन का एक जीवनचर्या का पार्ट होना चाहिए। संस्कारों में हमारी शिक्षा के माध्यम से वर्धा शिक्षा योजना जो थी वो इसी बात पर आधारित है, इसी बिंदु पर आधारित है। तो उन्होंने यही माना कि यह जो शिक्षा योजना है उसके माध्यम से इस तरह का जो बच्चे को प्रारंभिक स्तर से ही ऐसा पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। तभी तो आज हम देख रहे हैं कि आज उनके जो आदर्श है उसको सभी लोग आत्मसात कर रहे हैं। और यही कारण है कि हम कह सकते हैं कि चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि
दूसरी पग उसी और, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि त्रिगुसी और। वाह वाह वाह। जी। अच्छा एक बात बताओ, आप बताओ कि मेरे सपनों का भारत बना, गांधी जी की रचना है, कहीं आपा गांधी जी का सपनों को भारत बनावा में पूर्णतया आपा गांधी जी का सपना साकार कराया है या कटे न कटे अपनी कमजोरियां हैं? देखिए, आज जिस तरह की जो विषमताएं विद्यमान हैं पूरे विश्व में, मैं बोल रही हूँ कि भारत में ही नहीं पूरे विश्व में, आज जो कोविड है, ये कोरोना का जो संकट है, वह भी कहीं ना कहीं इसी कारण हमारी जो दैनिक दिनचर्या में हम इतने व्यस्त हो चुके हैं और हम अपने जीवन की जो नॉर्मल से नॉर्मल चीज़ें हैं उनको भूलते जा रहे हैं, वो पीछे छूटती जा रही है। तो यही कारण है कि आज जो प्रतिस्पर्धावादी युग है, प्रतियोगिता इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि एक दूसरे को हम पीछे छोड़कर एक दूसरे को गला काट प्रतियोगिता की स्थिति आ चुकी है। तो वो उस स्थिति के कभी भी हिमायती गांधी जी नहीं थे। दूसरी बात, आज आतंकवाद, नस्लवाद, किस तरीके से जो भाषाई दंगे हैं, उन्माद है, क्षेत्रवाद है, ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं, या इस तरह की जो चीज़ों को हम जो है कम कर सकते हैं गांधी जी के यदि आदर्शों को, उनके दर्शन को, उनके विचारों को, उनकी नीतियों को यदि हम दैनिक जीवन में आत्मसात करें और सभी लोग यदि थोड़ी थोड़ी बातें भी समझ लें, तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई इशू है कि इसको नहीं आत्मसात किया जा सकता। तो इस तरह से गांधी जी की प्रासंगिकता, मैं बोल रही हूँ, आज नहीं, आने वाली पीढ़ियों तक बनी रहेगी, आगे भी बनी रहेगी और निरंतरता के साथ बनी रहेगी। यानी कि कहने का मतलब आ है गांधी जी आपका सपना को जो खाको हो अपने सामने खड़े होकर चलेगा। अब अपनी पीढ़ी है, इको दायित्व है कि आप गांधी जी का सपना का भारत को निर्माण करा। और सुमन जी, अब समय की भी मर्यादा में ये वास्ते आप इजाजत चाहवा और भाई बहन आशा करें आज को चौपाल कार्यक्रम आपने दाया है उसी फिर मिलसे एक नया विषय के साथ। और सुमन जी आपको घणो घणो धन्यवाद और भाई बहन आप सगड़ा ने भी राम राम सा।